नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्लास 24 आरएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आपको सूचित किया गया था, एक नया इनिशिएटिव हमने शुरू किया है हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री के अंदर यदि हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं हिस्ट्री के अंदर हुई लड़ाइयां, युद्ध, जो कि भारतीय इतिहास के अंदर अपना एक विशेष महत्व रखते हैं। तो आपके एग्जाम को देखते हुए एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से ये सीरीज, जिसका नाम रखा गया है द बैटलफील्ड, जो सीरीज स्टार्ट की गई है उसका नाम है द बैटलफील्ड। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक एक करके जितने भी इंपॉर्टेंट भारतीय इतिहास के वॉर्स हुए, युद्ध हुए, उनको छोटे तरीके से 10 से 15 मिनट के अंदर मैक्सिमम हम क्या करेंगे, समराइज करेंगे, उसकी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे, जो हमारे नॉलेज को तो इंप्रूव करेगा, साथ में हमारे एग्जाम में यदि कोई सवाल आता है, चाहे प्री में पूछे चाहे मेंस में पूछे, हम शब्द लिखने लायक बन जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा मैं एक ऐसी सीरीज भी लेके आऊंगा जिसके अंदर हम सारे युद्ध को क्रोनोलॉजी के अंदर देखेंगे। सवाल आते हैं, आप भी जानते हैं कि क्रोनोलॉजी के अंदर युद्ध पूछे जाते हैं कि क्या क्रम था, तो उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं इस सीरीज की। तो इस सीरीज की जो शुरुआत है वो मैं करने जा रहा हूं पानीपत की लड़ाई से। और पानीपत में भी सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं पानीपत के प्रथम युद्ध की। ठीक है। तो इसके लिए मैंने कुछ माइंड मैप तैयार किए, उनके माध्यम से हम फटाफट से रिवाइज करेंगे कि क्या है पानीपत का युद्ध। चलिए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। देखो, यदि हम बात करें किसी भी युद्ध की, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में पूछी जाती है और हमें पता होनी चाहिए कि जो भी युद्ध हुआ है उस युद्ध का वर्ष क्या, उसका सन था, वो हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा हमें मालूम होना चाहिए कि किस रीजन से वो युद्ध लड़ा गया। ठीक है। इसके अलावा किस किस के बीच में वो युद्ध लड़ा गया उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जब वो युद्ध लड़ लिया तो उसका परिणाम क्या हुआ, और क्या उसका परिणाम हुआ, साथ में क्या कोई संधि हुई थी, कोई ट्रीटी हुई थी, इसके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। और फाइनली हमें उस युद्ध के महत्व के बारे में पता होना चाहिए। मेंस में यदि कोई सवाल पूछ ले आपसे कि युद्ध का क्या महत्व था, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो हम आज जानने की कोशिश करेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध को कि ये सारी चीजें क्या क्या है पानीपत के युद्ध के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज आपने गौर की होगी, बार बार आपके दिमाग में चीज आई होगी, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। अरे भाई, ये सारे युद्ध पानीपत में क्यों लड़े जा रहे हैं? तो एक सवाल आपके सामने है कि ये सारे युद्ध पानीपत में ही क्यों लड़े गए। तो चलिए इसका उत्तर हम ढूंढते हैं। तो देखो, युद्ध स्थान है पानीपत, और पानीपत में ही ये युद्ध क्यों लड़े जा रहे हैं? अच्छा, उसका आंसर ढूंढते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात है पानीपत की ज्योग्राफिकल लोकेशन। आप देखिए, यदि हम पानीपत की ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बात करें तो देखिए, ये है आपका पानीपत और यहां पर है आपका दिल्ली। तो पानीपत की ज्योग्राफिकल लोकेशन इस तरह की है कि यहां से जो आक्रमणकारी हैं वो दिल्ली में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। तो पानीपत क्या है? दिल्ली का प्रवेश द्वार है। पानीपत है दिल्ली का प्रवेश द्वार, और दिल्ली तक यदि आपको पहुंचना है तो आपको पानीपत क्रॉस करना पड़ेगा। अच्छा, ये हमने देखी ज्योग्राफिकल लोकेशन। इसके अलावा क्या क्या कारण है? कभी हमसे पूछ ले कि पानीपत में ही लड़ाई क्यों हुई, पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन जो दिल्ली के नजदीक है। दूसरी बात, दिल्ली का प्रवेश द्वार क्या है? दिल्ली का प्रवेश द्वार है यहां पर पानीपत। अच्छा, दूसरी बात, दिल्ली से थोड़ा सा बाहर है। इसका क्या मतलब है कि भाई दिल्ली से थोड़ा सा बाहर है तो वहां के राजा यही चाहते थे कि दिल्ली राजधानी के आसपास नहीं हो, थोड़ी सी दूर होनी चाहिए जगह, जिससे कि कोई अटैक करे तो कम से कम, यदि मान लो सीधे राजधानी पे कोई अटैक कर दे तो वहां पे जो लॉस होगा उसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो उसके कुछ सामाजिक कारण है, कुछ आर्थिक कारण है। समझ में आई बात? कि मान लो कोई दिल्ली पर हमला कर दे सीधे, तो वहां पर जो जान माल का नुकसान हो गया, जो वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो डाउन हो जाएंगी, फिर से आपको रिकंस्ट्रक्शन करनी पड़ेंगी सभी चीजें। उनसे बचने के लिए ऐसा स्थान ढूंढा जाता था जो उस राजधानी क्षेत्र से दूर हो। क्लियर हो गई? अच्छा, इसके अलावा पानीपत की बात करूं तो पानीपत एक
समतल पठारी भूमि पर था, जहां पर सेनाओं के लड़ने के लिए आइडियल कंडीशन मौजूद थी, आदर्श स्थिति मौजूद थी। इसके अलावा लंबे समय तक यदि आपको युद्ध लड़ना है तो वहां पर भोजन पानी की व्यवस्था तो होनी चाहिए, सैनिकों के लिए, घोड़ों के लिए, हाथियों के लिए, जो भी युद्ध में लड़ रहे हैं उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। इसके लिए पानीपत एक बहुत अच्छी लोकेशन थी, इसीलिए इतने सारे युद्ध पानीपत के अंदर लड़े गए। तो ये बात यहां से समझ में आ गई। चलिए, इसके अलावा यदि हम बात करें तो अब फटाफट से देख लेते हैं पानीपत के युद्ध के बारे में। तो साहब, पानीपत का युद्ध का यदि कोई ईयर पूछ ले, डेट पूछ ले, तो पानीपत का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया? 21 अप्रैल 1526। तो पानीपत का युद्ध लड़ा गया 21 अप्रैल 1526 को। अच्छा भाई, किस किस के बीच ये युद्ध लड़ा गया? तो जहीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। दूसरे सवाल का आंसर कि किसके बीच में युद्ध लड़ा गया? जहीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध लड़ा गया। यदि आप जहीरुद्दीन बाबर के थोड़ा बैकग्राउंड देखें तो इसका संबंध है उज्बेकिस्तान से। कहां से संबंध है? उज्बेकिस्तान से जहीरुद्दीन बाबर का संबंध है। फरगना, जहां पर इसका जन्म हुआ था, जीतना चाहता था समरकंद को, कभी जीत नहीं पाया। इसी के अलावा तैमूर और चंगेज खान का वंशज कौन है? यहां पर वंशज है जहीरुद्दीन बाबर। क्लियर है बात? इसका मुकाबला हो रहा है यहां पर इब्राहिम लोदी से। अच्छा, इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाएंगे तो इब्राहिम लोदी एक कमजोर शासक है, अच्छा शासक नहीं है। इसका भाई है आलम खान लोदी और इसका चाचा दौलत खान लोदी। ये स्वयं षड्यंत्र करते हैं और बाबर को इनवाइट कर रहे हैं कि आओ और भारत पर अटैक करो और इब्राहिम लोदी को सत्ता से हटा दो और हमें सत्ता दे दो। लेकिन वो भूल जाते हैं कि बाबर यहां से इब्राहिम लोदी को युद्ध में हरा देगा, लेकिन वापस इन लोगों को कभी सत्ता नहीं देता है। तो बाबर ने अटैक किया क्योंकि इब्राहिम लोदी इसके लिए तैयार नहीं था। तो इब्राहिम लोदी तैयार नहीं था, तो फाइनली कौन जीतता है पानीपत के प्रथम युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में जीतता है जहीरुद्दीन बाबर, और यहीं से भारत में मुगलिया सल्तनत की, मुगल साम्राज्य की स्थापना का समय शुरू हो जाता है। तो ये बात हमारे लिए जानना जरूरी थी। अच्छा, अब बाबर जीत तो गया, तो बाबर कैसे जीता? क्या उसके रीजंस थे? क्या ऐसी टेक्नोलॉजी उसने अपनाई कि वो जीत गया? हमें जानना जरूरी है कि बाबर क्यों जीता। ठीक है बात? तो बाबर जीतता है उसकी तकनीकों से। बाबर ने युद्ध के अंदर जो तकनीकें यहां पर यूज की वो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। तो बाबर जो जीता है उसके पीछे उसकी कुछ वॉर टैक्टिक्स हैं। कौन कौन सी वॉर टैक्टिक्स हैं? सबसे पहले है तुलगुमा पद्धति, दूसरा है अरबा पद्धति, और तीसरी है तोप खाने का प्रयोग। समझ में आई बात? तो यदि मैं बाबर की बात करूं तो उसने सबसे पहले तुलगुमा पद्धति का उपयोग किया। ये हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। तो तुलगुमा पद्धति है, वो कौन सी पद्धति है? उज्बेक से इन्होंने ये पद्धति सीखी, इसलिए इसे उज्बेक पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक पद्धति है जिसका नाम है अरबा पद्धति। अब हम थोड़ा सा इनको एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या चीज थी। देखो, यदि आप बात करें बाबर की सेना की, तो बाबर की जो सेना है वो तो केवल 15,000 लोगों की है। यदि आप बात करें इब्राहिम लोदी की, तो इब्राहिम की सेना 30,000 से 40,000 लोगों की है। इब्राहिम लोदी के पास में 1000 हाथियों का एक समूह है जो किसी भी सेना पर भारी पड़ सकता है। परंतु बाबर ने ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पर लड़ाई नहीं लड़ी। बाबर लेके आया यहाँ 20 से 24 फील्ड आर्टिलरीज। युद्ध के अंदर उसने तोपों का प्रयोग किया, और तोपों के प्रयोग के कारण क्या होता है? जो हाथी हैं उसके, वो बिदक जाते हैं। तो लोदी के हाथी बिदक जाते हैं और स्वयं लोदी की सेना पर ही एक तरह से क्या हो जाता है? हमला हो जाता है। रही सही कसर इसकी ये तुलगुमा पद्धति और अरबा पद्धति पूरी कर देती है। यदि आप तुलगुमा पद्धति को देखें तो इसके अंदर जो सेना है उसको उसने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। एक लेफ्ट विंग, एक राइट साइड और तीसरा सेंट्रल साइड। लेफ्ट, राइट और सेंटर में ये अपनी सेना का डिवाइड कर देता है, और लेफ्ट और राइट की जो सेना है उसको भी 2 भाग में बांट देगा। एक सेना है जो आगे की तरफ से अटैक करेगी, एक सेना है जो पीछे की तरफ से अटैक करेगी। सेम इसी प्रकार से फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड राइट साइड से भी अटैक होता है।
अच्छा, यदि मैं बात करूं इस सेंट्रल साइड की, तो यहां पर इसने अरबा पद्धति को उपयोग किया। अरबा पद्धति में सेंट्रल फॉरवर्ड डिवीजन के अंदर इसने क्या किया, कार्ड्स जिन्हें कहा जाता है अरबा, यदि सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इसने क्या किया, जानवरों की खाल से बनी हुई, जानवरों की खाल से बनी हुई रस्सियों से गाड़ियों को इसने आपस में बांध दिया। तो आगे वो एक तरह से बैरियर बना दिया, उसके पीछे इसने रखे अपने कैनन्स, इसने रखे अपने तोप, तो तोप खाने को रख रहा है पीछे। तो इससे इब्राहिम लोदी की सेना को ये पता ही नहीं चला कि पीछे इतनी तोप्स रखी हुई हैं। उनके बीच में इसने छोटा छोटा सा गैप रखा हुआ है कि कोई भी घुड़सवार वहां से निकलेगा, अटैक करके फिर से वापस आ जाएगा। उनके पीछे है तीरंदाज। तो जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, इब्राहिम लोदी की सेना सीधे आके लड़ने लगी। लेकिन तुलगुमा पद्धति के अंदर क्या हो रहा है कि एकदम से जो फॉरवर्ड वाली सेना है वो आगे जाके आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ी। इसी समय उज्बेकों की सेना आई, लेकिन ये फटाफट से क्या हो गए, पीछे की तरफ हट गए। तो उज्बेक सेना को समझ ही नहीं आया कि ये लोग आगे आए और पीछे कैसे आ गए। इसी समय ये जो पीछे वाली टुकड़ी है, ये पीछे से घेर करके और क्या करती है, आक्रमण कर देती है। इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है जिसमें एनिमी को घेर करके मारा जाता है, इस प्रकार की वॉर टेक्नोलॉजीज का उपयोग किसने किया, बाबर ने किया। इसी वजह से बाबर इस युद्ध को जीत पाने में सफल हुआ। क्लियर है बात? तो हमने पानीपत की लोकेशन की बात कर ली। तो पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को देख चुके हैं। इन सभी बातों को हम, ये है कौन, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी का ये युद्ध लड़ा गया, पहला पानीपत का युद्ध। 15,000 लोग हैं बाबर की तरफ और 30 से 40,000 लोग हैं इब्राहिम लोदी की तरफ। लेकिन अपनी वॉर टेक्निक्स की वजह से ये विजेता हो जाता है इस युद्ध के अंदर। इसके अलावा मैंने बात की बाबर की तकनीकों की कि तुलगुमा पद्धति और अरबा पद्धति का किस प्रकार से बाबर उपयोग करता है। तो एक बार हम देख लेते हैं, छोटा सा समझ लेते हैं इस डायग्राम को कि जो मैं बात कर रहा हूं आपसे अरबा की, तो यहां पर वो बैलगाड़ियां हैं जो यहां पर रखी हैं। इसी के साथ में देखिए ये छोटे से छोटे जगह यहां पर हैं जिनसे घुड़सवार निकलेंगे, आक्रमण करके वापस आ जाएंगे। और इस प्रकार से जैसे सेना आगे बढ़ेगी इब्राहिम लोदी की, ये पीछे से अटैक करेंगे और घेर करके, ये जो अटैक करने की जो तकनीक है इसकी वजह से यहां पर जीत प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो फाइनली रिजल्ट यही है कि बाबर इस युद्ध में जीत जाता है और भारत में सत्ता स्थापित हो जाएगी, किसकी, मुगलों की। तो आज की सीरीज में पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में हमने सीखा। फिर मिलेंगे, किसी और युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप अपने कमेंट जरूर बताइएगा कि किस प्रकार से और आप चाहते हैं चीजों को करना, किस प्रकार से और आपकी बेहतरी के लिए काम किया जा सकता है। तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, आप इसको आगे बढ़ाइए। मिलते हैं अगली कड़ी के अंदर। धन्यवाद।